हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फल के बारे में जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पादप रोग, फूल, पादप हार्मोन्स, पादप ऊतक, वनस्पति शास्त्र और महत्वपूर्ण तथ्य। वाष्पोत्सर्जन से सहायक होता है स्टोमाटा में पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों? ये होता है आपको क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। तब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है किससे? तो बीज बनता है आपको निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्या था? स्टार्स वर्ग ने किया था। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संशोधन कहलाता है क्या? निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है शाइकस में। जीवित जीवाश्म है क्या? तो शाइकस। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है क्या? वो सत्य फल कहलाता है। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन ब्रह्मदल भी भाग लेते हैं कहलाते हैं असत्य फल कहलाते हैं। सत्य फल के उदाहरण हैं मटर और आम। असत्य फल हैं सेब, नाशपाती, कटहल। सारोसिस फल है क्या? शहतूत है, अनानास है और कटहल है। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये होता है आपको मध्य फलीय भाग को खाया जाता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है कौन? तो ये हो गया आपको फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? तो ये हो गया आपको एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है आपको भ्रूणपोष होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है आपको पुष्पक्रम। अब देखते हैं फूल। पौधों का जनन अंग होता है कहाँ? तो ये होता है पुष्प में या फूल में होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती कहलाता है क्या? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का मादा अंग कहलाता है आपको अंडपन या कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प है कौन सा? तो ये हो गया आपको बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प हो गया आपको रेफ्लेशिया। अब आप लोग देखते हैं क्या? पादप ऊतक। कोशिकाओं का समूह किसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती हैं कहलाती हैं क्या? ऊतक कहलाती हैं। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचटन ने की थी। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। जाइलम एवं फ्लोएम में संवहनीय ऊतक पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पहुंचाता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? तो जाइलम पहुंचाता है। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक करता है।
रक्त एक प्रकार का होता है क्या? संयोजी उत्तक होता है। प्रकाश संश्लेषी पेड़ वो पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है क्या? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो ये हो गया आपको बैगनी, नारंगी, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस में होती है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है कहाँ पर? तो ये जल से निकलता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है कहाँ से? तो ये प्रकाश से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन सा? ग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है कहाँ पे? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ये हो गया आपको सौर विकिरण का। अब हम लोग देखते हैं क्या? पादप हार्मोन। प्रमुख पादप हार्मोन है कौन सा? तो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरीजेन और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन का, ऑक्सीन का हो गया, जिब्रेलिन का हो गया, उसके बाद साइटोकाइनिन का हो गया। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है कौन सा? तो ये हो गया आपको एब्सेसिक अम्ल हो गया तथा एथिलीन हो गया। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है कौन सा? तो ये हो गया आपको ऑक्सीन हो गया। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने 1880 में की थी। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन का हो गया। 2,4-D है कौन? तो एक खरपतवार नाशी। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है कौन सा? तो ये हो गया आपको एथिलीन हो गया। एथिलीन की खोज वर्ग ने 1962 में की थी। फलों को पकाने में सहायक होता है कौन? एथिलीन होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है कौन होता है? तो ये हो गया आपको एथिलीन होता है। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है कौन? तो जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन की खोज कोरोसावा ने 1926 में की थी। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है कौन? तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में की थी। फूल खिलाने वाला हार्मोन है कौन? तो ये हो गया आपको फ्लोरीजेन। यह नेक्स्ट क्या है? तो टाओमेटिन किसिलिक अम्ल पौधों के जख्मों को भरता है कौन? तो ये हो गया आपको ट्राउमेटिन जो है ना भरता है। अब देखते हैं पादप रोग।
तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है किसके कारण? तो ये होता है विषाणु से होता है। आलू का सैथिल रोग होता है, जीवाणु से होता है। और गेहूं में रस्ट रोग होता है किससे? तो ये कवक से होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है, कवक से होता है। धान का अंगमारी रोग का कारण है जैंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। और अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। बच्ची टॉप रोग संबंधित है किससे? केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से संबंधित है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में डायबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर तांबा की कमी के कारण। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्या है? तो वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ये हो गया आपको। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से होता है। हींग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से होती है। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पतिक नाम है क्वेकर्स सुबर। और नेक्स्ट क्या है? तो हेरोइन प्राप्त होता है कहाँ से? अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट क्या है? अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से होता है। अफीम का वास्तविक नाम है पैपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है कौन सा? तो निकोटिन होता है। निकोटिन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। और कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कौन? तो ये कैफीन हो गया। कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी की बीज से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है कौन सा? थीन हो गया। थीन टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है टाइलियस में। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है हार्डविचिया। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा होता है कौन सा? ये होगी आपको ओक्रोमा। पौधों के अंकुरन के लिए आवश्यक है क्या? जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि बल या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है? तो ये हो गया आपको जीरोफाइट्स हो गया। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन हो गया? तो लिथोफाइट्स। अब हम लोग ये देखते हैं क्या? जंतु विज्ञान का पिता कहलाता है कौन? तो अरस्तु कहलाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया? आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं कौन? तो तिलचट्टा हो गया। मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। और कॉकरोच के हृदय में होता है कितना? तो 13 कोष होता है।
कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ मोलस्का है। मोलस्का संघ के जीव हैं कौन? तो ऑक्टोपस, घोंगा। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स के द्वारा होती है। श्वसन होती है कहाँ से? तो श्वसन गिल्स के द्वारा होती है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होती है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं कौन? तो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ नाम दिया था किसने? तो गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं कौन? तो अमीबा, यूग्लेना और पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकोन स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं कौन? तो स्पंज कहलाते हैं। एनीलिडा संघ के जीव हैं केचुआ, जोंक। केचुआ में होता है क्या? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। एनीलिडा संघ के जीवों में श्वसन त्वचा से होती है। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं कौन? तो ये हो गया आपको जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटल स्टार। सेलिंडेटा संघ का जीव है कौन? तो ये हो गया आपको हाइड्रा और मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बाद एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं कौन? तो ये होते हैं उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ है कौन सा? ये जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक के हृदय में होते हैं 3 कवच होते हैं। पक्षी का हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एंटोमोलॉजी का अध्ययन होता है किसमें? कीटों में होता है। पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग है। अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है कौन? तो एमू हो गया। सबसे छोटा पक्षी है हिमिंगबर्ड हो गया। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है कौन सा? तो हो गया आपको डायफ्राम हो गया। स्तनधारियों के हृदय में होता है 4 कवच होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़े के द्वारा होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी हो गया आपको ब्लू नील व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी हो गया आपको छुछुंदर। नेक्स्ट क्या है? सबसे लंबा स्तनधारी हो गया जिराफ। और डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे लंबा अकशेरुकी है कौन? स्कर्बिड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है कौन? तो डक बिल्ड प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है कौन? तो अफ्रीकी हाथी हो गया। सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली और कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय होते हैं। अपवाद मगरमच्छ। सरीसृप का विकास हुआ था मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर थे कौन? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है कौन? तो ये हो गया नागराज हो गया, किंग कोबरा। एकमात्र जहरीली छिपकली है कौन? तो हिलोडर्मा। छिपकलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या?
जंतु ऊतक। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले दो तंतु हैं टेंडन एवं लिगामेंट स्नायु। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ा जाता है कहाँ, तो ये टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है, टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद अस्थियों में जोड़ा जाता है लिगामेंट के द्वारा जाता है। चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। दो न्यूरॉन की बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है कौन, तंत्रिका कोशिका कहलाता है। मस्तिष्क वो मेरुरज्जु बनते हैं किससे, तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है कौन, स्टेपीडियस। अब क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं मानव रक्त या यह खून होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमाटोलॉजी कहता है। रक्त क्षारीय या पीएच मान होता है कितना, 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना होता है, 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है, ये हो गया आपको 1/2 लीटर होता है, 1 से 2 लीटर। रक्त का मुख्य कार्य है कौन सा, ये हो गया आपको शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगनी से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन है क्या, प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह यौगिक हेमेटिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा, हो गया आपको लोहा हो गया लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अब देखते हैं हम लोग क्या, रक्त रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा की चतुर्थ अवस्था होगी आपको प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कहलाता है आपको प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन होता है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% होता है। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत होती है कितना होती है, तो 90% होते हैं। पचे हुए भोजन का संवहन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको प्लाज्मा कहलाता है। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है कौन सा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है कौन, तो हो गया आपको फाइब्रिनोजन।
प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सेरम। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में।